हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज साइंस का सेट नंबर 35 को करते हैं और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। चलिए इसका आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि दिए गए चित्र में ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। दिए गए चित्र को सबसे पहले आप ध्यान से देखिए। ये जो ट्रक है, ये ट्रक भी जो है गति में ही है, और ये बाइक जो है, बाइक सवार व्यक्ति, ये भी गति में है। यानी कि दोनों में क्या है, गतिज ऊर्जा है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि दोनों वाहनों में क्या है, गतिज ऊर्जा है। चलिए अगला प्रश्न है कि वेग को यदि दुगुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा। देखिए वेग को अगर दुगुना कर दी जाए, यहाँ संवेग और गतिज ऊर्जा के बारे में पूछा है। देखिए गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और आपको संवेग संवेग यानी पी बराबर होता है एम वी। अब देखिए क्या कहा है, यदि वेग को दुगुना कर दिया जाए, जब हम वेग को दुगुना कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। जब हम वेग को दुगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये संवेग संवेग क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा आपको 2 गुना, संवेग हो जाएगा 2 गुना। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी 4 गुना। देखिए काइनेटिक एनर्जी 4 गुना इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है। अब देखिए मतलब ये संवेग संवेग 2 गुना होना चाहिए, तो संवेग 2 गुना ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संवेग 2 गुना तथा गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को, यानी निश्चित दिशा में, यानी कि उसमें दिशा दिया हो, यानी कि क्या है, एक सदिश राशि है। ये क्या हो गया, एक सदिश राशि है। एक निश्चित दिशा में बह रही गति को, यानी गति क्या, यानी कि वेग का देखिए फॉर्मूला होता है कि विस्थापन बटा समय होता है। ठीक, देखिए वेग क्या है, एक सदिश राशि है। जब देखिए क्या करा है कि बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाने जाएंगे। देखिए वेग के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि इसमें एक निश्चित दिशा भी होती है और परिणाम भी होती है, क्योंकि एक सदिश राशि है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। हमेशा एक समान किस जोड़े की होगी, ये होती है बल तथा त्वरण की जो होती है दिशा हमेशा एक समान होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। यानी क्या हो कि एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है, एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करेगी, तो इसके किस में परिवर्तन होगा, तो ये इसका जो है दिशा में परिवर्तन होगा। जैसे देखिए यहाँ पर जो है वेग भी वेग है, तो इसका दिशा क्या होगा, स्पर्श रेखा की ओर होगा इसका दिशा। यहाँ पर भी स्पर्श रेखा की ओर होगा, यहाँ भी स्पर्श रेखा की होगा। यानी क्या हुआ कि वेग के साथ इसका क्या हो रहा है, दिशा में भी परिवर्तन हो रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोगुनी की जाती है तो परिपथ का क्या होता है, प्रतिरोध क्या होगा। देखिए ओम्स लॉ होता है V बराबर IR। यहाँ हमको आर के बारे में पूछा, नहीं कि प्रतिरोध के बारे में पूछा है, तो हम आर को सेपरेट कर लेते हैं। आर इजकल टू हो जाएगा V/I। अब देखिए क्या कहा क्वेश्चन में कि माध्यम से विभवांतर और धारा को दुगुनी कर दिया जाए, यानी विभवांतर को भी दुगुनी कर देंगे और धारा को भी दुगुनी कर देंगे, तो यानी क्या हो जाएगा, दो दो कट ही जाएगा, यानी क्या रह जाएगा, V/I ही रह जाएगा, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान रहता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। देखिए हाइग्रोमीटर जो है ये भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। बी है पेंडुबी, ये भी है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित। सी है लेक्टोमीटर, ये भी है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में जो है ओडोमीटर, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि आप दर्पण को देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका जो है आपसे छोटा बना है, तो दर्पण किस प्रकार का है। देखिए किस दर्पण में जो है छवि आपसे छोटा बनता है, ये बनता है उत्तल दर्पण में बनता है। प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार से छोटा बनता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र वह बिंदु जिसे डैश कहा जाता है। देखिए किसी गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है। देखिए कोई गोलीय दर्पण है,
ठीक, ये क्या होता है, ये हो जाएगा आपको मुख्य अक्ष, जिसे हम प्रधान अक्ष कहते हैं। ये हो जाएगा पोल, ये हो जाएगा आपको सेंटर, जिसे नाभि भी कहते हैं या इसे नाभिक भी कहते हैं। ठीक ना, ये क्या कह रहा है कि परावर्तक सतह का केंद्र, देखिए ये किसी एक गोला का ही भाग होगा, इसका जो केंद्र है ये सी, ये क्या कहलाता है, ये नाभिक कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखने का क्या कारण है। सूर्य जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो दीर्घवृत्ताकार दिखती है, इसका क्या कारण हो जाएगा, तो इसका कारण हो जाएगा अपवर्तन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होता है। किसका का जो है गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होगा, तो ये होगा टंगस्टन में। इसी कारण से इसका जो है बल्ब के फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ अगर पूछेगा लिथियम के बारे में, तो लिथियम क्या होता है कि सबसे जो है हल्का तत्व, हल्का धातु क्या होता है, लिथियम होता है। ठीक ना, ये सबसे हल्का धातु है। ठीक, और ये ओस्मियम जो होता है ये सबसे भारी धातु है। ये क्या है, भारी धातु है। चलिए अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता डैश होती है, यानी नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता क्या होती है। देखिए पीरियोडिक टेबल में जो होता है कुछ इस प्रकार से पीरियोडिक टेबल होता है, जिसमें जो हम आवर्त में जो है बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, तो इस क्रम में क्या होता है कि आयनन क्षमता जो होती है, आयनीकरण क्षमता, ये क्या होती है, बढ़ता है। ठीक है, आयनीकरण क्षमता की होती है, बढ़ता है। ठीक ना, यहाँ हमसे क्या पूछा है, नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता डैश होती है। देखिए नाइट्रोजन जो होती है ये कहाँ पर होता है, नाइट्रोजन देखिए ये पधर्मा वर्ग में है, नाइट्रोजन पधर्मा वर्ग में यहाँ पर होगा। और किसके बारे में कहा है, नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता डैश होती है, यानी ऑक्सीजन के से सापेक्ष में इसका कहा है, तो ऑक्सीजन होता है आपको 16वां वर्ग का पहला तत्व ये है। अब देखिए क्या कह रहा है कि आवर्त में जो है नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता डैश होती है, यानी कि आवर्त में ही ये मौजूद है, तो आवर्त में क्या होगी, इधर जाने पर आयनीकरण क्षमता बढ़ती है, तो बढ़ेगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का आयनीकरण क्षमता जो है नाइट्रोजन से अधिक हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑक्सीजन से कम, यानी सॉरी यहाँ क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता क्या होगी, क्या होगी, ऑक्सीजन से कम होगी, और यहाँ ऑक्सीजन का अगर पूछेगा तो ये नाइट्रोजन से अधिक होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा कि ऑक्सीजन से कम हो जाएगा नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता। चलिए अगला प्रश्न है कि सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण है, तो ये इसमें कौन सा लवण जो है सोडा एसिड में प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ इसका देखिए रिएक्शन होता है कि 2NaHCO3 प्लस H2SO4, तो ये बनाता है आपको Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस CO2, यही CO2 गैस जो है ये जो है अग्निशामक में जो है आग को बुझाता है। ठीक ना, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इसमें से किया जाने वाला कौन सा लवण है, कौन सा लवण है, ये समय से देखिए ये लवण है, ये कौन सा लवण है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को ही जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, इसी को भी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गैसों में से किसकी एक तीखी गंध होती है। तीखी गंध किस गैस की होती है, ये होती है अमोनिया गैस की, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि चूना जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। देखिए इसका रिएक्शन देखते हैं, चूना का फॉर्मूला होता है CN2OH का होल ट्वाइस, ये जब क्लोरीन से अभिक्रिया करती है तो ये CaOCl2 यानी कि इसका ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर, और जल का निर्माण करता है तो ये किसको बना दिया, तो ये ब्लीचिंग पाउडर को बना दिया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि विविधता डैश है। देखिए विविधता क्या होता है, विविधता देखिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है कि एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच का अंतर, हाँ ये भी विविधता है। बी है कि एक ही माता पिता की संतान के बीच अंतर, ये भी विविधता है। सी है उपरोक्त सभी, और डी है कि माता पिता और संतानों के बीच अंतर, ये भी विविधता हो गई, यानी इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव में जो है पित्त का स्राव होता है। देखिए पित्त जो होता है, पित्त का स्राव होता है आपको लीवर से, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि पित्त का जो है स्टोर कहाँ पर होता है, तो इसका स्टोर होता है पित्त का आपको पित्ताशय में इसका स्टोर होता है। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न है
कि डिओडेनम जो है डैश का भाग। देखिए छोटी आंत का जो होता है वो 3 भाग होता है। पहला भाग होता है डिओडेनम, जिसे हिंदी में ग्रहणी कहते हैं। दूसरा भाग होता है ज्यूजेनम, जिसे जो हिंदी में मध्यांग कहते हैं, मध्यांत्र। तथा तीसरा भाग होता है इलियम, जिसे हिंदी में क्षुद्रांश कहते हैं। यहाँ डिओडेनम के बारे में पूछा है तो ये क्या होगा, ये छोटी आंत का ही भाग होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन कितना प्रति मिनट होती है। तो मानव हृदय की सामान्य धड़कन जो होती है वो 60 से 100 होती है प्रति मिनट में, 60 से 100 बार धड़कती है। चलिए अगला प्रश्न है कि मेलियोडोसिस क्या है। देखिए मेलियोडोसिस जो है एक प्रकार का संक्रमण रोग है, जो होता है ये जीवाणु के द्वारा फैलता है। मेलियोडोसिस, ठीक ना, ये जीवाणु के द्वारा फैलता है। चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। जो भी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तथा इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।